देखिए, आज हम आप सभी से डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट सोशल वर्क का ये प्रश्न पत्र। हालांकि ये लास्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ, अभी दिसंबर 2025 की बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो यूजीसी ने 31 दिसंबर से 7 जनवरी 2026 तक एग्ज़ाम कराया और इसका हाल ही में आप सभी लोगों ने देखा भी, इसका रिज़ल्ट भी आ गया और बच्चे काफ़ी अच्छे नंबर भी गेन किए हैं इस बार। तो इन्हीं प्रश्न पत्रों पर मैं आप लोगों से आज ना एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करूंगा। और मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, इस दिसंबर 2025 के क्वेश्चन पेपर को आप लोग कम से कम 5+ टाइम्स आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5+ टाइम कहने का अर्थ ये है कि जब आप पहली बार इस क्वेश्चन पेपर को यानी 100 क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो हो सकता है आपको 2.5 घंटे लग जाए, और जब आप इसके आंसर की को चेक करेंगे तो हो सकता है आपके 50% अंक प्राप्त हों और 50% अंक आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हों। ये आपकी प्रैक्टिस की बात बता रहा हूँ। पहली बार में कोई बात नहीं, आपने पहली बार इस तरीके से किया, दूसरे टाइम्स में भी करना है, सेकेंड टाइम फिर लेना है इसी पेपर को अगेन बिना आंसर देखे फिर आपको करना है। यहाँ जब आप 100 क्वेश्चंस करोगे तो हो सकता है कुछ प्रश्न जब आप आंसर देखेंगे तो वो चीज़ें याद आ जाएंगी आपको, तो यहाँ पर शायद आपके अंक थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी, तो यानी 70% अंक आप जो है प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, दिसंबर 2025 का ही थर्ड टाइम आपको पेपर को सॉल्व करना है। यही पेपर की बात मैं बता रहा हूँ। जब तक ये पेपर आप 1 आवर से नीचे ना आए तब तक आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर को करना है। ध्यान रहे, हर प्रश्न को पढ़ना है, भले वो प्रश्न आपको आता हो, भले आप जानते हो कि उस प्रश्न का आंसर भी होगा क्योंकि आपने आंसर की में देख चुके हैं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी उस प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है, प्रश्न कहना क्या चाहता है, और फिर उसके बाद उसके विकल्पों को भी बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, भले आपको वो चीज़ें पता हो, और जो पता हो उस पर टिक करते चलिए। ठीक है, तो इस तरीके से कम 5 टाइम प्लस आपको दिसंबर 2025 का पेपर को सॉल्व करना है। और इसके लिए यही एक तरीका है कि आप इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ फॉर्मेट आपके पास होगा भी, और इस पीडीएफ को आप प्रिंट आउट कराएं। सबसे पहला प्रिंट आउट कराएं। ठीक है, इसका प्रिंट आउट कराएं, और अगर आपके पास जैसे अगर मैं कहूँ 2-3 सेट करवा लेंगे तो आपके लिए ही फ़ायदा होगा। जितने ही ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों की, उतना ही बेनिफिट होने वाला है आप लोगों को। ठीक, तो शुरुआत करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं आप लोगों से, ये एपिसोड नंबर बेसिकली 28 है, परंतु हम बात कर रहे हैं पीवाईक्यू के रूप में, तो ये पार्ट 1 है और पेपर आप देख रहे हैं दिसंबर 2025 का। ठीक है, पहले अच्छे से प्रश्न ये पढ़ेंगे। एपिसोड में काउंट होगा। एपिसोड हाँ, में मैं काउंट इसको होगा। काउंट करूंगा, एपिसोड में काउंट करूंगा। ठीक है, क्योंकि उसी के अंतर्गत ये चीज़ें आएगा, तो इसलिए काउंट करूंगा इसको भी, क्योंकि हमने बीच में पेपर भी किया है। ठीक है, इससे ये पता चलेगा। ठीक है, बाकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। सवाल कहता है कि किसी प्रकल्पना की वैधता के बारे में गलत निष्कर्ष ज्ञात किया जा सकता है। सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, पहले प्रश्न को सुनना है। ये प्रश्न दिया गया है यूनिट नंबर 5 से, यूजीसी नेट में यूनिट नंबर 5 आप देखेंगे तो सोशल वर्क रिसर्च मिलेगा। ठीक है भाई, अब इसी रिसर्च के ही संदर्भ में बताया गया प्रश्न की बताइए प्रकल्पना, प्रकल्पना का मतलब आप भलीभांति तरीके से जानते भी होंगे, और नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि प्रकल्पना एक प्रकार से हाइपोथेसिस। काल्पनिक चीजें दर्शाती है, एक प्रकार से काल्पनिक चीजें दर्शाती है, हाइपोथेसिस चीजों को दर्शाती है, उस प्रक्रिया में ये आती है ना प्रकल्पना। फिलहाल कहता है कि प्रकल्पना की जो वैधता है उसके बारे में गलत निष्कर्ष ज्ञात किया जा सकता है। अच्छा, कैसे आप गलत निष्कर्ष ज्ञात कर सकते हैं यह जानना जरूरी है। पहले सुनना मेरी बात को, हमें हर बात स्पष्ट होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो जब आप प्रकल्पना के बारे में पता करेंगे तभी तो हम सोचेंगे इसके बारे में। तो प्रकल्पना पहले पता करो कि प्रकल्पना है क्या। मैंने कहा कि अनुमानित चीजें हैं, काल्पनिक चीजें हैं। जब हम किसी अनुमानित कथन की क्रिया से दर्शाते हैं, जिसे किसी रिसर्च में जांचते हैं, क्या करते हैं, जांचते हैं या सिद्ध करते हैं या खंडित करते हैं। ठीक है, या खंडित करते हैं,
तो उस प्रक्रिया को ही हम लोग प्रकल्पना का नाम देते हैं। एक अनुमानित उत्तर देता है, कोई तटस्थ उत्तर नहीं देता है प्रकल्पना, अनुमानित उत्तर देता है आपको। अच्छा, इस अनुमानित उत्तर से सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है भी है कि हम जांचने के इरादे प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि हमने अनुमान लगाया है। हम जांचने का इरादा यानी अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू रखने को प्रस्तुत होते हैं और अपना दृष्टिकोण वहां पे प्रस्तुत भी करते हैं। तो इसी शोध को दिशा या उद्देश्य या स्पष्टता प्रदान करता है। परंतु कहा कि प्रकल्पना की वैधता के बारे में गलत निष्कर्ष हमें ज्ञात किया जा सकता है। किस प्रक्रिया में? पहला पॉइंट कहता कि अध्ययन अभिकल्प व्यवस्थित है। देखो, अध्ययन अभिकल्प, अभिकल्प का मतलब होता है डिजाइन, कहता है व्यवस्थित है। मैं आपको बता दूं, इससे वैधता बढ़ती है। सिंपल बात है भाई, अगर आपने डिजाइन को व्यवस्थित करोगे, मैं कोई काम कर रहा हूँ, सिस्टमैटिक ढंग से कर रहा हूँ, क्रमबद्ध तरीके से कर रहा हूँ, किसी प्रकल्पना का या स्टडी कर रहा हूँ, तो ये आप कहोगे कि सर यहाँ तो वैलिडिटीज बढ़ रही है, वैधता बढ़ जाएगी, फिर तो कोई काम सुचारू ढंग। क्योंकि सवाल कहा कि गलत निष्कर्ष ज्ञात कर सकते हैं, इससे तो गलत निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ये व्यवस्थित क्रियाएं बन रही है सही तरीके से। तो ये इसलिए नहीं है। तो हम ए वाले विकल्प को यहां पर क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये हट जाएगा और ये पॉजिटिव चीजों को बता रहा है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर। कहता है दूसरा कि दात्र संगठन। देखो, दात्र का मतलब यहां बेसिकली डेटा से लिया गया है, ठीक है। हम बताएंगे आपको बात, यहाँ पे जहां भी कोई चीजें थोड़ा सा टफ के रूप में रिप्रेजेंट होगा हम आपको बताएंगे। तो ये कहता है कि डेटा संग्रहण की विधि उपयुक्त है ना? क्या है ये? उपयुक्त है। मेरा कहने का भाव क्या है कि जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, डेटा कलेक्ट करते हैं, तो डेटा कलेक्ट करने से प्रकल्पना में गलत निष्कर्ष कैसे आएगा? आप मुझसे कोई केस हिस्ट्री ले रहे हो, सिंपल बात है, तो मैं केस हिस्ट्री बता रहा हूं आपको अपनी। तो जब मेरी केस हिस्ट्री बता रहा हूं और आप नोट कर रहे हो, तो वो आपके पास डेटा हो गया। तो ये तो एक विधि का आपने प्रयोग किया और उस विधि का सही तरीके से यूज हो रहा है, तो गलत निष्कर्ष कहां से वो देगा? अब ये गलत की ये अलग बात है कि मैं आपको गलत अपना निष्कर्ष बताऊं या गलत आपको अपना डेटा बताऊं, ये अलग पैटर्न है। परंतु डेटा कलेक्शन से विधि उपयुक्त मानी जाती है। अतः मैं आप सबसे कहूंगा कि बी वाला पॉइंट भी पॉजिटिव है, इसलिए हम प्रकल्पना की वैधता के बारे में गलत निष्कर्ष यहां पर इसको नहीं चुन सकते हैं, क्योंकि ये सही निष्कर्ष की संभावना बढ़ा देता है। परंतु पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। अध्ययन अभिकल्प दोषपूर्ण है। यदि रिसर्च डिजाइन ही खराब हो जाए, सिंपल बात है, अगर मैंने रिसर्च डिजाइन, डिजाइन का मतलब अभिकल्प होता है, अगर मैंने कहा कि यदि रिसर्च में अभिकल्प ही खराब है, तो डेटा सही लेने पर भी निष्कर्ष गलत ही निकलेंगे। डेटा सही होने पर भी जो आप चीज़ें ज्ञात करोगे वो आपके पास गलत ही होगा, सिद्ध साबित नहीं होगा, सही तरीके से जांच नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि गलत निष्कर्ष निकाल सकता है ये ऑप्शन, यानी 3rd पॉइंट, इसको आप चुनिए, ये पॉइंट सही है। फिर कहता है अनुपयुक्त सांख्यिकीय प्रक्रियाएं अनुप्रयुक्त हैं। कहने का मतलब ये स्टैटिकल एक टेस्ट होता है। स्टैटिकल का मतलब होता है सांख्यिकी। यदि स्टैटिकल टेस्ट गलत चुन लिया आपने, स्टैटिकल टेस्ट यदि आपने गलत चुन लिया, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का परिणाम भी वहां पर गलत ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है भाई। तो इसलिए इस परिस्थिति में अगर मैं आपसे बात करता हूं इस प्रश्न के आधार पे, तो आपका पॉइंट सी वाला और पॉइंट डी वाला ये गलत यहां पे करेक्ट होंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, मतलब अनुप्रयुक्त सांख्यिकी जो होता है एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होता है, जिसमें यह तय किया जाता है कि जो नल हाइपोथेसिस है, शून्य परिकल्पना है, उसे स्वीकार करना है या उसे अस्वीकार करना है, उन्हीं के आधार पर चुना जाता है। परंतु जब परीक्षण या टेस्ट गलत चुन लिया जाता है ना, तो परिणाम भी वहां पर क्या हो जाता है? भ्रमक हो जाते हैं। परिणाम वहां पे क्या हो जाते हैं? भ्रमक हो जाते हैं। ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। क्या ये प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं, बताइए।
बताओ, अगर नहीं आ गया समझ सर। पूछोगे तो बताऊंगा। तो एक बार और समझा दीजिए सर। सिंपल बात है मैडम, कहता है कि अगर अध्ययन अविकल्प व्यवस्थित हो गया तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव शब्द है, तो निष्कर्ष गलत नहीं होंगे। अगर आपने डेटा कलेक्शन की विधि का प्रयोग कर लिया तो इसका मतलब है कि डेटा निष्कर्ष नहीं होंगे। लेकिन अगर आप विधि बना रही हो और उस विधि में दोषपूर्ण है, सही तरीके से विधि नहीं बनाया, तो सिंपल सी बात है भाई, दोषपूर्णता शब्द बेसिकली गलत निष्कर्ष निकालेगा। और अनुप्रयुक्त जो सांख्यिकी होता है, उस अनुप्रयुक्त सांख्यिकी की प्रक्रियाओं में बेसिकली वो चीज़ें प्रयुक्त होती हैं। तो प्रयुक्त होने का अर्थ क्या बनता है? सिंपल शब्दों में अगर मैं आपसे जिक्र करता हूं इस परिप्रेक्ष्य में, तो कहता है कि अगर स्टैटिकल या सांख्यिकीय प्रयुक्त, ठीक है, गलत चुन लिया आपने, ठीक है, तो गलत चुन लिया आपने, तो वहाँ हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है, तो उसका परिणाम भी क्या होगा? अनुप्रयुक्त होगा। अनुप्रयुक्त, प्रयुक्त तो बेसिकली पॉजिटिव शब्द हो जाता है और अनुप्रयुक्त नेगेटिव पैटर्न को दर्शाता है, इसलिए परिणाम भी वहाँ पे गलत हो जाएगा। परिणाम भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, ये थैंक शब्द आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए सी और डी को चुनेंगे तो विकल्प नंबर सेकंड आपका यहाँ पे सही होगा। थोड़ा प्रश्न पर समय लीजिए, लेकिन प्रश्न बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करिए। ठीक है, प्रश्न नंबर अगर हम बात करते हैं 52 अगर हम चर्चा करें समाज कार्य के अंतर्गत दिसंबर 2025 का बहुत ही फेमस सवाल और बहुत ही सरल सवाल कहता क्या है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? देखो, सिंपल सी बात है कि भारत के संविधान की एक उद्देशिका में आपने सुना भी होगा पंथ निरपेक्ष शब्द, और इस पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में 1976 में उन्हीं के द्वारा इसको जोड़ा गया था। इस संशोधन में से क्या हुआ? 3 शब्द आए। एक था समाजवाद, या आप इसे समाजवादी भी कह सकते हो। दूसरा क्या था? पंथ निरपेक्ष। और तीसरा क्या था? अखंडता। अखंडता, तो इसे आप कह सकते हो पंथ निरपेक्ष, ठीक है, पी से, ठीक है, ए से अगर हम कहें तो अखंडता, और एस से हम लोग कहें समाजवाद। तो यहाँ एक ट्रिक बना सकते हो पास, ठीक है, ये ट्रिक बन जाती है। और इस ट्रिक की प्रक्रिया में अगर हम चर्चा करेंगे आप सब लोगों से, तो आप सभी लोग कह सकते हैं कि ये जो ट्रिक है पास, ये है पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद, और ये आया है 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में, और ये हुआ था उद्देशिका में संशोधन। बात समझ में आ रही ना? बताओ, क्लियर करिए भाई Yes, एक sir. बार। हाँ, चीजें जब Yes, क्लियर sir. होंगी तो हमें भी अच्छा लगेगा उसको पढ़ाने में ना। सर एक्चुअली मैं ये बोल रहा था हाँ बोलिए। कि सर 44वां संविधान तो पूरे उसका अगर ऑब्जेक्टिव अपन डिटेल करते चले तो 42वां भाई संविधान 44वां संविधान, अच्छा 44वां संविधान। हाँ अच्छा अच्छा, मैं समझ गया कि यहाँ जो है सारे विकल्पों पर भी अगर आप वो करते हैं तो सबसे बढ़िया रहेगा, यही कहना चाहते हैं ना आप? यस सर यस सर। अच्छा, बिल्कुल मैं सर बताऊंगा, सारे ही विकल्पों पर चुनाव कर लेते हूँ। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे 40वां संविधान संशोधन की बात करता हूँ, 1977 की बात, हालांकि 40वां नहीं लिखा, 44वां लिखा हुआ है, ये 44वां हाँ 44वां लिखा हुआ है। 44वां संविधान संशोधन आप सबको पता होना चाहिए कि 1978 में आया था। मैं आपको बता दूं, हालांकि यहाँ पे 1977 भी लिखा हुआ है, इसे 1977 में ना प्रस्तावित किया गया था, इसलिए 1977 लिखा हुआ है। इसलिए कई बार 1977 भी लिखा मिल सकता है, परंतु ये 1978 में क्या हुआ था? पारित हुआ था। तो उम्मीद करता हूं कि अब हमसे दोबारा नहीं कहेंगे कि सर आपने कहीं 97 भी लिखवाया है और कहीं पर 1978 भी लिखवाया है। दोनों के बारे में सुनिए। 97 में बेसिकली ये क्या हुआ था? प्रस्तावित किया गया था, लेकिन इसे कहीं जगह पे कई बार आप लिखा हुआ देखेंगे भी 1977, लेकिन इसके अलावा भी 1978 भी मिलेगा, क्योंकि 1978 में ये हुआ था पारित। कौन सा संविधान संशोधन? 44वां। अच्छा, 44वां संविधान संशोधन जनता पार्टी सरकार के द्वारा लाया गया था। ठीक है सर, मैं आपको बता दूं
कि आपातकाल यानी इमरजेंसी के दौरान 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाई गई कुछ शक्तियां थी, उन्हीं शक्तियों को कम करना और नागरिक स्वतंत्रता की बहाल करने के परिप्रेक्ष्य में ये 44वां संविधान संशोधन लाया गया था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। आपने नाम सुना भी होगा जिसे संपत्ति का अधिकार है, फंडामेंटल राइट में भली भांति तरीके से जानते होंगे राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, संपत्ति का अधिकार। सर इसको पहले मौलिक अधिकार नहीं था। हाँ, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार उसी को तो मैं बोल रहा हूँ, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को ही मौलिक अधिकार कहा जाता है या मूल अधिकार कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मौलिक अधिकार है या फंडामेंटल जो राइट है, ये मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में बना दिया गया एक प्रकार से। इसको जब कानूनी अधिकार बनाया गया संपत्ति के अधिकार को, तो उसे आर्टिकल आप देखेंगे 301, जहां 301 आर्टिकल देखेंगे, उस 301 के रूप में इसको फिर जोड़ दिया गया। किसको? संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को। ये बात ध्यान रखना है आपको। ये बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित है। और इसके अलावा भी अगर हम चर्चा करें आपसे, तो आपातकाल लगाने की जो शर्तें कड़ी हो गई हैं, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल अब केवल विद्रोह या युद्ध या बाहरी आक्रमण पर ही लगाया जा सकता है। आंतरिक अशांति शब्द है, उसको हटाकर सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया एक शब्द। और ये भी क्रिया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही हुई थी, उसी समय हुई थी। ठीक है, तो 44वें संविधान संशोधन से, ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। और 42वां संविधान संशोधन से आपको क्या ध्यान रखना है? पंथ निरपेक्ष शब्द को ध्यान रखना है। ठीक है भाई, इतनी बात स्पष्ट रहेगी, बताते रहिएगा, कंफर्म करिएगा एक बार प्लीज। अब देखो, इसके अलावा भी आपको मिलेगा एक, अभी हमने पढ़ लिया है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी तो सही था। एक है 92वां संविधान संशोधन। आप 92 मतलब 52 अमेंडमेंट एक्ट है ये। और देखो फिर वही बात 1984, परंतु इसको अगर आप देखेंगे तो पारित की प्रक्रिया में सन 1985। ठीक है, पारित की प्रक्रिया में यानी लागू होने की प्रक्रिया में। आपको पता होगा भारत में दल बदल की समस्या को रोकने के लिए या उसी के उद्देश्य से ये 52 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। अब पढ़ेंगे 10वीं एक अनुसूची, जहां 10वीं अनुसूची में आपको देखने को मिलेगा दल बदल के मामलों का अंतिम निर्णय स्पीकर यानी चेयरमैन द्वारा किया जाएगा। इस प्रक्रिया को यह दर्शाता है। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई इसमें। सांसद विधायक यदि पार्टी बदलते हैं या स्वेच्छा से पार्टी छोड़ते हैं या विपरीत मतदान करते हैं तो उन्हें अयोग्य किया जा सकता है। और ये भी जो है 52वां संविधान संशोधन 1984 या 85 के तहत बेसिकली ये बातें बताई गई हैं। दल बदल विरोधी कानून कौन से अमेंडमेंट में हुआ था? तो 52 वाला आप याद रखिएगा बस, दल बदल की प्रक्रिया में, है ना। ये शब्द आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। उसके बाद बात आती है 86वां संविधान संशोधन 1986 का है। 86वां संविधान संशोधन आपने एक पढ़ा भी होगा 2000 का भी, 2002 का। लेकिन लोकप्रिय रूप से अगर हम बात करते हैं 1986 वाला, तो दिमाग में बात आती है शिक्षा नीति की। किसकी बात आती है? शिक्षा नीति की, है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया था। आपने आर्टिकल देखा होगा 21 का ए, क्या कहा गया है? कहा गया है ना 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है उनको प्रोवाइड कराया जाए। यह आपने देखा होगा। अनुच्छेद आपने 45 पढ़ा हुआ जो बदला गया, प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया था आर्टिकल 45 में। उसके बाद एक आपने आर्टिकल पढ़ा होगा 51 का ए, और इसी के अंतर्गत एक सबसेक्शंस आते हैं के, आपने वहां देखे होंगे ग्रामा फंडामेंटल ड्यूटी में
मौलिक कर्तव्य में माता पिता अभिभावक का कर्तव्य बन जाता है 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा दिलाना, है ना, शिक्षा दिलाना। ये बातें इसके अंतर्गत आ जाती है। बाद में इसमें संशोधन हुआ। आपने एक नाम सुना होगा आरटीई का नाम, 2009, राइट टू एजुकेशन का नाम, 2009 में। ये बेसिकली इसी संशोधन के आधार पे आरटीई एक्ट 2009 बनाया भी गया था, इसी के आधार पे, इसी संविधान संशोधन के आधार पे ही। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 52 का विकल्प जो बन रहा है वो सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट बन रहा है। ठीक है, चल क्लियर हो गया होगा अब तो। यस सर। हाँ, चल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे। चलिए एक बार अपने विचार को जरूर प्रकट करिएगा क्वेश्चन नंबर 51 में कि कौन सा विकल्प कौन से ऑप्शन से मैच होना चाहिए। प्लीज अपने राय जरूर व्यक्त करेंगे। क्योंकि एक तरफ सिद्धांत दिया गया है ना, और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करते हैं तो वो उसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू मेंशन किया गया है, यानी उसके विचार बेसिकली मेंशन किए गए हैं, है ना, ये शब्द रखे गए हैं। चलो एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, है ना। पहला हम बात करते हैं प्रयोग मूलक सिद्धांत के बारे में। अच्छा, प्रयोग मूलक सिद्धांत किसको रिप्रेजेंट करता है? कोई ऐसा पार्ट जो आपके मस्तिष्क में आ रहा हो, या ऐसा कोई शब्द जो आपके मस्तिष्क में आ रहा हो? सेकंड वाला। अच्छा चलिए मैं बताता हूं। यहां देखिए प्रयोग मूलक सिद्धांत, प्रयोग मूलक सिद्धांत, हाँ मेरी बात सुनिएगा पहले। प्रयोग मूलक सिद्धांत के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसको हम लोग एम्पिरिकल थ्योरी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एम्पिरिकल थ्योरी। ठीक है, एम्पिरिकल थ्योरी इंग्लिश में। अब देखो ये जो एम्पिरिकल थ्योरी है ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ऑब्जर्वेशन की हिंदी क्या होती है? अवलोकन, या तो प्रेक्षण, या तो अवलोकन कह लो, या तो आप ऑब्जर्वेशन को क्या कह लो? प्रेक्षण कह लो। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि जो प्रयोग मूलक सिद्धांत है वो ऑब्जर्वेशन पर भी और एक्सपेरिमेंट पर भी होता है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग, है ना, क्या होता है? प्रयोग, इस पे आधारित होता है। कहने का भाव ये है मेरा कि वास्तविक दुनिया के तथ्यों को समझना अगर है आपको तो सबसे पहले आपको अवलोकन करना होगा, फिर एक्सपेरिमेंट करना होगा। अगर आपको पैटर्न और संबंध और परिणामों को मापना है तो भाई सिंपल सी बात है, आपको ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करना होगा। वैज्ञानिक आधार पे अगर आपको निष्कर्ष निकालना है तब भी आपको ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करना होगा। तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बताया मैंने प्रयोग मूलक सिद्धांत में। मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। प्रयोग मूलक सिद्धांत में आपने नाम सुना है इवान पैट्रिक पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। सन 1927 में आया था, 1904 में उनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था इवान पैट्रिक पावलोव को, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किस पे? कुत्ते पर। कहने का मेरा कहने का जो अर्थ है, जैसे मैंने कहा कि घंटी प्लस में भोजन बराबर में क्या आया? अगर घंटी बजी, घंटी की आवाज, भोजन आया तो मुख से उसके लार का स्राव होने लगा। बाद में उसने क्या किया? बाद में उसने केवल घंटी बजाई, घंटी को बजा दिया और भोजन दिया ही नहीं, लेकिन तब भी उसके मुख से लार आया। इस सिद्धांत पूरी तरह से किस पे आधारित हो गया? प्रयोग पर। बात समझ में आ रही है? ये सिद्धांत, इसका मतलब किस पे आधारित हुआ? प्रयोग पर, एक्सपेरिमेंट पर। घंटी बजी, भोजन आया, मुख से लार भी आया। दूसरी बार में उसने घंटी तो बजाया लेकिन भोजन नहीं दिया, उसके बावजूद भी मुख में लार आ गया उसके। तो यानी ये सिद्धांत पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट पर आधारित रहा। आपने जिन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी पढ़ा है। मैंने कहा था कि बच्चों के व्यवहार और सोच का व्यवस्थित ऑब्जर्वेशन करना चाहिए।
यानी उसका प्रेक्षण करना चाहिए। विकास के चरणों का निर्माण तथ्यात्मक जानकारी के आधार पर होना चाहिए। इनमें आप सभी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। मैं अगर आपसे कहूँ इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी के बारे में, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी के बारे में अगर मैं बात करूँ आपसे, आपने अभी हाल ही में मुझसे पढ़ा है उरी ब्रोफेनब्रेनर के बारे में। तो उन्होंने बच्चों के विकास पर क्या बात कही थी? परिवार को लेकर बात किया था, स्कूल को लेकर बात किया था, समाज के प्रभाव को लेकर बात किया था, समाज के प्रभाव को लेकर बात किया था, है ना। तो आप बताओ, जब मैं कह रहा था उनके विद्यालय के बारे में, मैंने कहा था स्कूल के बारे में, परिवार के बारे में, समाज के प्रभाव के बारे में, इन शब्दों को बोला क्या गया इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी में? इनको कहा गया प्रेक्षण आधारित चीजें थी। ये किस पे आधारित थी? प्रेक्षण आधारित चीजें थी। प्रयोग मूलक सिद्धांत का मतलब है देखे गए तथ्य, प्रेक्षण और प्रयोग और आंकड़े, फिर उसके बाद सिद्धांत। अब देखो ये टॉपिक आपका हो चुका है, अब यही एक शब्द आ गया कि प्रयोग मूलक सिद्धांत किसके अंतर्गत आएगा। तो प्रणालीगत रूप चीजों को अवधारणा बनाई जाती है, फिर प्रेक्षण किया जाता है, फिर प्रयोग के आधार पर निर्मित किया जाता है। ये इसका सही जवाब बन जाएगा फिर, क्योंकि ये देखो टॉपिक आपकी हो चुकी है। यही आपको केवल ध्यान में रखना है कि जो प्रश्न बनाए जा रहे हैं वो किन के आधार पे बन रहे हैं। हम लोगों ने जो पीछे पढ़ा है ना, उन्हीं के बेस पे आधार पे ये सवाल बनाए गए हैं। ठीक है, अब एग्जैक्ट वो चीज़ें लिखी नहीं गई है, बट आपने ये पढ़ चुके हैं कि EST क्या है, CCT क्या है, मैस्लो का आवश्यकता का सिद्धांत क्या है। अच्छा, मैस्लो वाले सिद्धांत की बात कर लो आप, तो मानव प्रेरणा के स्तर पे वास्तविक जीवन के अनुभव और व्यवहार और प्रेक्षण पर आधारित था। वास्तविक जीवन का अनुभव पर आधारित था वो मैस्लो का थ्योरी। उस पार्ट में ये चीज़ें मेंशन हो जाती हैं, है ना। तो इतनी बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसके बाद एक और आता है हमारे सामने मानकीय सिद्धांत, है ना। मानकीय सिद्धांत की बात करते हैं तो यहाँ आप ये कह सकते हो कि अधिमान्यताओं की अवधारणा निर्माण की गई या निर्माण की क्या होना चाहिए। देखो जो मानकीय सिद्धांत होता है इसको नॉर्मेटिव कहा जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको? नॉर्मेटिव, इसको इंग्लिश में कहा जाता है। ये जानते हो क्या बताता है? नॉर्मेटिव बताता है क्या होना चाहिए, कैसे होने चाहिए, समाज का आदर्श स्वरूप कैसा हो, ऐसे शब्द शामिल करता है मानकीय सिद्धांत। आप इसको भी ध्यान से नोट कर लीजिए। क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और समाज का संदर्भ या स्वरूप कैसा हो। इस तरीके का WH फैमिली का थोड़ा सा यहाँ पर प्रयोग होता है। जैसे मैं एक बात कहता हूँ, इसमें ना वैल्यू, नैतिकता, आदर्श और उद्देश्य का महत्व दिया जाता है। वास्तविक तथ्यों पर नहीं बल्कि मानदंड पर होता है। नॉर्म्स का मतलब होता है मानदंड, मानदंड का अर्थ होता है रूल, नियम, वैल्यूज, ये होता है। मैं आपको इसमें एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा। मानकीय सिद्धांत को आपने एक गांधी जी का रामराज्य सिद्धांत का नाम सुना होगा, रूसो का सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत सुना होगा। चलो आप रूसो का, प्लेटो को, गांधी जी को छोड़ो, आप सिंपल सी बात रखो ध्यान में, कार्ल मार्क्स का वर्ग विहीन समाज सुना है कि नहीं? कार्ल मार्क्स का वर्ग विहीन समाज। अगर मैं वर्ग विहीन समाज की बात करता हूं तो इसका मतलब है कि समाज का आदर्श रूप बिना वर्ग, बिना शोषण के होना चाहिए। वास्तविक स्थिति की बात नहीं की गई है बल्कि आदर्श लक्ष्यों की बात कही गई है। ह्यूमन राइट क्या कहता है? ह्यूमन राइट कहता है ना कि मनुष्यों को कौन कौन से अधिकार होने चाहिए। ह्यूमन राइट ये बताता है ना, आपको बताओ ना सही, कि मनुष्यों के कौन कौन से अधिकार होने चाहिए। इसका मतलब है कि आप नॉर्म्स बता रहे हो, आप वैल्यूज बता रहे हो, आप नियम बता रहे हो। इस शब्द को ये दर्शाता है और इसी शब्द को कहा गया है बेसिकली मानकीय सिद्धांत। महात्मा गांधी जी का जो रामराज्य सिद्धांत है वह समाज कैसा होना चाहिए? सत्य, अहिंसा, समानता पर आधारित एक आदर्श समाज होना चाहिए, उन्होंने बताया है। ठीक है,
तो क्या होना चाहिए, यह मानकीय सिद्धांत को रिप्रेजेंट करता है। एक होता है व्याख्यात्मक सिद्धांत। आपने व्याख्यात्मक सिद्धांत के बारे में भी पढ़ा होगा। हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, बताओ? एक्सप्लेनेशंस, थ्योरीज, यस या नो? यस सर। हाँ, यहां आपको मैं बता दूं, इस थ्योरी में यह समझने का प्रयास किया जाता है कि क्यों कोई घटना होती है, क्यों कोई घटना होती है, क्यों, वाई पर फोकस किया जाता है और उसके पीछे कारण क्या है, वेरिएबल के बीच संबंध कैसे बनते हैं, ऐसी बात बनाई गई है। और इसका उद्देश्य बेसिकली कारण और परिणाम संबंधों की व्याख्या करता है ना। तो घटनाओं के जो मूल कारण होता है उसको जानने का प्रयास होता है इसमें, है ना। और सिगमंड फ्रायड का एक आपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पढ़ा है, और सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि व्यक्ति का व्यवहार क्यों होता है, अवचेतन मानसिक प्रक्रियाएं, उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, इस तरीके की बातें इसके अकॉर्डिंग बताया गया है। यहाँ तक अल्बर्ट बेंडूरा का नाम आपने सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में पढ़ा है कि लोग नई चीज़ें क्यों सीखते हैं, अवलोकन, अनुकरण, मॉडलिंग या मुख्य कारण क्या बन सकता है। तो कहने का अर्थ यहाँ पर क्यों शब्द आया है, क्या, कैसे, कैसा, ये शब्द तो मानकी में था, लेकिन व्याख्यात्मक में क्यों शब्द आया है, और क्यों का आप कह सकते हैं कि क्यों प्रश्न पर फोकस किया जाता है, कारण और संबंधों का निस्तारण भी इसी के अंतर्गत किया जाता है। अपराध क्यों बढ़ता है, ये आर के मार्टिन ने बताया था, है ना। किसने बताया था? आर के मार्टिन ने बताया था ये बात। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? जी। यस सर। ये बात आपको ध्यान भी रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट कहता है कि अभ्यास सिद्धांत क्या होता है। अभ्यास सिद्धांत मतलब प्रैक्टिस थ्योरी। इसमें जानते हैं क्या शब्द आता है? इसमें शब्द शामिल किया गया है कैसे, ठीक है, हाउ, कौन से माध्यम का यूज किया गया, मेथड, टेक्निक का प्रयोग होता है इसमें। माध्यम, मेथड, टेक्निक का प्रयोग होता है। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसी को व्यवहारिक प्रक्रिया में लाने के लिए ये इन्होंने अभ्यास थ्योरी यानी प्रैक्टिस थ्योरी दिया। आपने नाम सुना हुआ है एच पर्लमैन का नाम। एच पर्लमैन ने प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल दिया था, है ना, और इन्होंने के द्वारा ही दिया गया है। तो सामाजिक कार्यकर्ता कैसे केस वर्क करेंगे, ये किसने बताया? केस वर्क में, समस्या समाधान के मॉडल में, पर्लमैन ने। और जब आप किसी की समस्या का समाधान कर रहे हो व्यक्तिगत रूप से, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो वहाँ पे? स्टडी यानी आप इंटरव्यू, ठीक है, फिर असेसमेंट, फिर इंटरवेंशन, फिर इवेल्युएशंस, ऐसे शब्द आप यहाँ पे जोड़ सकते हो। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा? पहले का 4, ऑप्शन नंबर 4, दूसरे का 1, तीसरे का 2 और चौथे का 3। ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 4 यानी डी विकल्प सही है। अब देखिए ये आसान सवाल है, क्वेश्चन नंबर 54 आप बता दोगे, बताइए। समानता का अधिकार 14 से 18, नहीं, हाँ 14 से 18, और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, 19 से 22, शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23-24, 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25-28, सिंपल सवाल था। सही विकल्प क्या हुआ बताइए? सही विकल्प बताएं प्लीज। ऑप्शन पहला ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
भी आसान है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। 5 जून। ओके। पाँच जून। विश्व वानिकी दिवस? 20 मार्च। 20 मार्च। विश्व पर्यावरण दिवस? 3 अक्टूबर। बिल्कुल सही। विश्व ओजोन दिवस? 16 सितंबर। ये आपका करेक्ट जवाब रहेगा। ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है ये दिवस में तो है पर्यावरण दिवस, है ना? ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन कौन सा गया है? सेकंड। जी। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। अच्छा सवाल है। ये तो गलत वो वाला हो गया था। हाँ, ये इसको तो तो कॉमन अंक सोचक मिला सामने। था। कॉमन अंक सभी बच्चों को मिला था, परंतु सवाल बढ़िया है कि समाज की उपेक्षित जाति में सामाजिक और आर्थिक उत्थान हेतु 1968 में निम्नलिखित में से किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? ये तो वो थे ना सर, क्या नाम है, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा इसमें ज्योतिबा फूले थे, लेकिन है नहीं ऑप्शन में, इसलिए सबको समान है। हाँ, ज्योतिबा फूले। फुले। शोषित और उपेक्षित और पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक न्याय, शिक्षा और समानता को सुनिश्चित करने हेतु इन्होंने सामाजिक और आर्थिक उत्थान की दिशा में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो हालांकि विकल्प में यहाँ पर बेसिकली नहीं दिया गया। सभी बच्चों को कॉमन अंक यानी मिले थे इस प्रश्न पर। नाममात्रिक समूह तकनीकी की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। बताइए। हिच हाइकिंग। हिच हाइकिंग। ओके। हिच हाइकिंग। देखो, नाममात्रिक समूह तकनीक का मतलब होता है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। और इसमें देखो कौन सा चीज नहीं होता है शामिल, तो हिच हाइकिंग नहीं होता है। ठीक है, कारण क्या है? व्यक्तिगत रूप से विचार को लिखना, राउंड रॉबिन के माध्यम से विचारों को रिकॉर्ड करना, विचारों को स्पष्ट हेतु संक्षिप्त पर चर्चा करना, मतदान यानी रैंकिंग। ठीक है, तो एक प्रकार से ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक में इसका प्रयोग होता तो है ना, ना कि नाममात्रिक समूह टेक्निक में। फिर भी हम लोग इसे व्यक्तिगत रूप से जो विचार लिखते हैं या जो विचार व्यक्त करते हैं उसी को बोलते हैं कि ये हिच हाइकिंग, उसी शब्दों को बोला जाता है, उन्हीं शब्दों को बोला जाता है। एक और शब्द है रैंक युक्त, है ना, श्रेणी मुक्त या विचारों का विमर्श। देखो, अगर हम बात करते हैं नॉमिनल ग्रुप टेक्निक की प्रक्रिया में, तो ये क्या करता है कि विचारों को रैंक देता है और उन रैंकों पर चर्चा नहीं होती है। व्यक्तियों की स्वतंत्रता, है ना, राय को या स्वतंत्र राय को सुरक्षित रखना और रैंकिंग के बाद विमर्श ना कराया जाना, इस प्रक्रिया में ये पार्ट बनता है। तो ये भी एक प्रकार से विचारों के परिपेक्ष में शब्द शामिल रहेगा। ठीक है, रैंकिंग पर डिसीजन नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब यही है। नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं विचारों के राउंड रॉबिन। नाम तो सुना होगा, नहीं सुने हैं तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ।
विचारों का राउंड रॉबिन मुख्य प्रक्रिया में शामिल तो है, जिससे प्रतिभागी एक एक करके, ठीक है, अपने अपने विचार बारी बारी से प्रस्तुत कर सकता है ना। फैसिलेटर पर विचार को बिना टिप्पणी किए बोर्ड पर लिख देता है, उसको फैसिलेटर कहा जाता है, फैसिलेटर बोला जाता है। हर व्यक्ति बराबर रूप से योगदान दे सकता है इस पार्ट में, ये सब ध्यान रख सकते हैं। और हिच हाइकिंग पढ़ी लिया आपने, मतदान आपको मालूम ही है, वोट वाला, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। निम्नलिखित में से सूक्ष्म स्तरीय बताइए कार्य। बताएं। बी और डी। ओके, बी और डी। केस वर्कर हाँ और सोशल लेजिस्लेटर। चलिए देखिए, ये सवाल पूछा है सूक्ष्म स्तरीय मतलब माइक्रो, है ना। तो नीति परिवर्तन की वकालत करना ये किसका है, माइक्रो का है ना। माइक्रो नया सामाजिक विधान अधिनियम आ गया, मतलब बड़े लेवल पे आ गया ना अब तो। करने के लिए अभियान चलाते हो तो क्या हो जाएगा, ये माइक्रो यानी बृहद लेवल पर, है ना। सामाजिक समूह कार्य देखिएगा थोड़ा सा, सामाजिक समूह कार्य में अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो ये क्या पार्ट बन जाएगा, माइक्रो। और सामाजिक प्रकरण कार्य यानी केस वर्क में तो क्या बन जाएगा, माइक्रो, सूक्ष्म स्तर का कार्य। अच्छा, सवाल क्या प्रश्न बनाया है यहाँ पे, ऑप्शन नहीं है ना सी डी का, बी डी ही है इसमें। सूक्ष्म स्तर का कार्य कौन कौन सा है। होगा तो सर सी डी ही शायद, लेकिन उसमें ऑप्शन में नहीं है, तब उसमें बी डी ही लगाना पड़ेगा। अच्छा, बी और डी, नीति परिवर्तन की वकालत, है ना। सर बी वाला तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, बड़े लेवल का। हाँ, ये तो माइक्रो लेवल, सूक्ष्म यहाँ पे लिखा हुआ है जी, डी वाला तो सही है, डी के हिसाब से ऑप्शन देखा जाए तो दूसरा ही आएगा, लेकिन है नहीं सी वाला उसमें। बी और डी, बी आपका तो बड़ा हो जाएगा, डी किसी में है नहीं। ठीक है, हालांकि इस प्रश्न का ऑप्शन होना चाहिए सी और डी, ठीक है। जी, सी और डी होना चाहिए, तो इसमें बी डी दिया तो फिर अब जो दिया उसी हिसाब से लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कारण ये है कि ये केस वर्क में आ गया, ग्रुप वर्क में आ गया माइक्रो, सूक्ष्म का मतलब माइक्रो ही होता है, ठीक है। तर्क के आधार पे, ठीक है, सही तर्क के आधार पे अगर हम बात करते हैं ना, तो ये ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी और डी। अगर इसमें कोई है नहीं विकल्प में, ठीक है। आयोग ने इस बार जो है कुछ क्वेश्चनों पर वो भी किया था, ठीक है। आप लोगों ने क्रॉस चेक किया था, नहीं किया था क्रॉस चेक, दोबारा नहीं किए होंगे आप सभी लोगों ने, नहीं, चेक कर लेते हैं आप, है ना, कौन कौन सा क्वेश्चन सही क्या सही हुआ है। फिलहाल चलो कोई नहीं, मैं इसे क्रॉस चेक कर लूँगा आज, फिर भी इस प्रश्न का जवाब आप लोग बताइएगा, यही वाला ऑप्शन नहीं आया हुआ है, ठीक है। इसका अगला सवाल देखिए। अच्छा, यहाँ एक नाम आप सभी लोग देख रहे हैं, इस बार मैं आप लोगों को नए जो कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ उसमें कुछ नए नाम भी देखने को मिल रहे हैं, नए नए नाम भी मैं आप लोगों को बताते चल रहा हूँ साथ साथ, और ये भी नाम आपको मिलेगा, ठीक है। तो सवाल कहता है, ग्लेसर के अनुसार निम्नलिखित में से किसने आंतरिक नियंत्रणता की देख रेख संबंधित आदतों का निरूपण नहीं होता है। ये विलियम एक ग्लेसर विद्वान है, इन्होंने व्यवहार को लेकर
बात किया और उसमें इंटरनल कंट्रोल पर बात किया है। किस पर बात किया है? इंटरनल, है ना, कंट्रोल पर बात किया है। तो ग्लेसर ने एक किताब लिखी चॉइस थ्योरी करके, अपनी चॉइस थ्योरी में। अच्छा, ये चॉइस थ्योरी इसी के द्वारा दी गई है, ठीक है। अगर परीक्षा में पूछेगा भी ये तो आप बताइएगा, चॉइस थ्योरी इन्हीं के द्वारा दी गई। 7 कैरी हैबिट, है ना, एक किताब लिखा इन्होंने, और उसी किताब के अंतर्गत इन्होंने आंतरिक नियंत्रणता या आंतरिक या इंटरनल कंट्रोल को बढ़ाने वाली कुछ आदतें बताई थी। तो उसके संबंध में कौन सी आदतें निरूपित नहीं होता है, ये सवाल में है। हालांकि यहाँ विकल्प आपका जो बन रहेगा वो तंग करना बनेगा, सेकंड। ठीक है। लेकिन इनके द्वारा जो बताए गए हैं कुल 7 प्रकार के बताए गए हैं आंतरिक नियंत्रण के हैबिट। मैं यहाँ पे नोट करूंगा, आप लोग लिखते रहिएगा। पहला एक है इन्हीं का स्वीकृति, दूसरा इनका है विश्वास, तीसरा है इनका आदर, चौथा है उत्साहवर्धन, उत्साहवर्धन, पांचवा है सुनना, ठीक है, और छठा है, ठीक है, मंतांतर, मंतांतर पर बातचीत। इसका मतलब क्या है? पर बातचीत, मैं बता रहा हूं, बातचीत, ठीक है। इसका मतलब है निगोटिंग, निगोटिंग डिफरेंस एक होता है ना। अब ये क्या है, इसको थोड़ा सा सुनिए, ठीक है, क्योंकि आपको जानना जरूरी है। ये जो यहाँ मंतांतर पर बातचीत पर विचार किया विलियम ग्लेसर ने, अपनी थ्योरी में ये सकारात्मक आदत को लेकर कहा कि किसी भी असहमति या विवाद या मतभेद को, ठीक है, कोई भी अगर आपके सामने असहमति है या विवाद है, कोई या मतभेद हो रहा है, तो उसको शांतिपूर्वक संवाद द्वारा हल करना। किसी भी समस्या का समाधान चिल्लाने से या लड़ाई झगड़ा करने से उस समस्या का समाधान नहीं है, या स्ट्रेस या टेंशन लेने से। तो विलियम ग्लेसर ने यह बात कहा कि जो है मंतांतर पर बातचीत करना, कहने का भाव था कि शांतिपूर्वक संवाद करना, ठीक, अगर शांतिपूर्वक लिख देता तो आप आसानी समझ जाते, है ना। इसका मतलब सिनोनिम शांतिपूर्वक बात होता है, मंतांतर का मतलब शांतिपूर्वक लिख सकते हो। दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को महत्व देना और समाधान मिलकर खोजने की कोशिश करना, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके संदर्भ में ये पैटर्न आता है इसके क्रिया में, तो इसलिए ये शब्द भी रहेगा। और एक लास्ट इसी में आता है समर्थन। क्या आता है? समर्थन, ठीक है। तो विकल्प में जैसे तंग करना, ठीक है, दमन, दम करना, ठीक है, इस तरह के शब्द आते हैं, तो वो शब्द नेगेटिव शब्द होते हैं, ये गलत शब्द है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 60। देखो, थोड़ा सा सवाल हम लोग स्लो तो कर रहे हैं, लेकिन बातों को समझ रहे हैं, ये जानना जरूरी है ना हम सभी लोगों के लिए। बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अभी आप कहते तो 1 घंटे में और तेजी से मैं करवा सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा इस प्रश्नों को लेंदी लेके चल रहा हूँ, आराम आराम से चीज़ों लेके चल रहा हूँ, तो आपकी चीज़ें समझ में आए, सारे शब्द समझ में आए। अब देखो यहाँ पे आचारगत मतिभ्रम लिखा है। अब आप सोचते हैं यूजीसी नेट बहुत टफ हिंदी देता है, लेकिन इसकी इंग्लिश देखिएगा तो आपको मिलेगा एथिकल, ठीक है, डेलिमा आप कह सकते हैं, डेलिमा। इसको आचारगत मति भ्रम को बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। तो इसने कहा भाई कि आप इसको ना, दशा को आपको क्या करना चाहिए, किस कंडीशन के आधार पे इन दशा को रखना चाहिए। आचारगत मतिभ्रम जब एक सामाजिक कार्यकर्ता या शिक्षक
या डॉक्टर या कोई भी पेशेवर यानी जो व्यावसायिक कार्य करता है, ऐसी स्थिति पर जब पहुंचता है जहां बेसिकली अगर मैं आपसे कहूं कि नैतिक परिणाम बेसिकली अलग अलग हो, क्रियाएं विपरीत पैटर्न में हो, ठीक है, और क्लाइंट की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा की बात हो, उच्च गुणवत्ता की सेवा को सुनिश्चित करने की बात हो, तो उस दृष्टिकोण में ये नाम हम लोग मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, सीक्वेंस बनाने हैं इसमें। तो समस्या का असामंजस्य को बेसिकली पहुंचना है ना, पहचानना। या हाँ सॉरी पहचानना। कहने का मतलब मेरा ये है कि समस्या हो या कोई असामाजिक व्यवहार हो, उस बिहेवियर को आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, यानी उसको पहचान करनी है उसकी। तो पहचानना समस्या को, और ये आप जानते भी हो, सब हर जगह सबसे पहले यही आता है, ठीक है। उसके बाद क्या बताता है, कहता है कि मूल सिद्धांत और प्रतिस्पर्धी मुद्दों की अवधारणा को रखना है ना, अवधारणा को रखना। कभी कभी इस शब्द की जगह पर यूज करेगा आचार संहिता और कानून की समीक्षा करना भी। जैसे यहाँ आप देखेंगे तो ये वाली पॉइंट हटा देगा, डी वाली पॉइंट को, और डी वाली पॉइंट जब हटा देगा क्योंकि सिद्धांत और प्रतिस्पर्धा मुद्दों की अवधारणा आएगी, और इन्हीं के बाद आपका ये आचार संहिता, आधार संहिता लिखा हुआ है, इसी प्रक्रिया को हम लोग बोल सकते हैं आचार संहिता, और कानूनों की समीक्षा करना, अनुप्रयोग विधियों और नियमों की समीक्षा करना, तो ये भी शामिल होता है। तो यानी ए के बाद आपका डी और ई आएगा, है ना। और उसके बाद आपका बनता है सहकर्मी, पर्यवेक्षक और विधिक विशेषज्ञ और अध्यक्ष साथियों से परामर्श, है ना। मतलब एक प्रकार से उससे मार्गदर्शन लेना या ज्ञान या जागरूकता के परिप्रेक्ष्य में बात करना। और लास्ट में आपका आता है संभावित कार्यसूची पर विचार कर इस संबंध में निर्णय करना और परिणामों की जांच करना, ठीक है। ये चीजें इसके अंतर्गत दर्शाई गई हैं, ठीक है। एथिकल अगर हम बात करते हैं मति भ्रम को लेकर या डिलेमा को लेकर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने कहा कि क्लाइंट की इच्छा, यहाँ दो चीज़ों पर बात होगी, क्योंकि मति भ्रम है ना, तो वर्सेस पैटर्न आता है। मैंने कहा क्लाइंट की इच्छा वर्सेस व्यवसायिक यानी सामाजिक कार्यकर्ता का दायित्व, सोशल वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक कोई क्लाइंट है जो नशा करने वाला क्लाइंट है ना। नशा करने वाला क्लाइंट ये कहता है, मान लीजिए वो नशा करता है, पीड़ित है, सामाजिक कार्यकर्ता से बोलता है कि मुझे पुनर्वास केंद्र नहीं जाना है, मैं घर जाना चाहता हूं। बात में हो रही है किसके किसके बीच, कार्यकर्ता और क्लाइंट के बीच। और क्लाइंट कहता है कि सर मुझे पुनर्वास केंद्र नहीं जाना है, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता उसको भेजना चाहता है, लेकिन वो मना कर रहा है, कह रहा है मैं घर जाना चाहता हूं। तो सामाजिक कार्यकर्ता का ये जो पैटर्न बना, वो एक पैटर्न बना आचारगत मति भ्रम। अब ध्यान सुनिए, उसकी जो स्वायत्तता है, जो क्लाइंट की स्वायत्तता है, जो ऑटोनॉमी है, उसका सम्मान देना है, क्योंकि स्वतंत्रता है तो स्वायत्तता का सम्मान करना है, और उसकी वेल बीइंग मतलब कल्याण के लिए उसे उपचार हेतु प्रेरित करना है। उसे क्या करना है, प्रेरित करना है। तो उस प्रक्रिया में ये नाम हम लोगों को फिर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आती है इसके आधार पे। तो इन्होंने कहा मति भ्रम के पैटर्न में ये बातें। तो सही ऑप्शंस क्या होना चाहिए, ए डी ई, ऑप्शन नंबर ए, ये विकल्प आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। एक सवाल आता है, शो प्रकाश समाचार पत्र है ना, बताना चाहेंगे ये क्या है? तो ये सप्ताह में प्रकाश के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिया। तो चार प्रकाश कौन दिया था ना,
दयानंद सरस्वती जी। देखिए अभी तो मैं आप लोगों से पूछ रहे हैं, तो ऐसा जब बताते हो आंसर तो मुझे लगता है कि आप मुझसे पूछ रहे हो। हम तो आपसे उसका आंसर जानना चाहते हैं कि आप एक बार बताएं, बाकी तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा आपको। फिलहाल मुझे आपसे आंसर जानने का प्रयास है कि आप किस विकल्प की तरफ रुख करेंगे। आप ए बी सी डी बताएं। दयानंद सरस्वती। हाँ दयानंद तीसरा ऐसे। सर। ओके, चलो ऐसे बताएं। देखो, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 61 को लेकर, तो ये प्रश्न भी एक प्रकार से विवादित का पैटर्न रहा है। लेकिन कुछ जगह पे जब ये इसकी बात होती है, हम लोग सो प्रकाश या सोम प्रकाश, ये समाचार पत्र है और जिसकी शुरुआत ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने किया है। और इसकी ये बताओ बंगाली, ये अगर हम आपसे बात करें तो ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने इसका जब प्रारंभ किया था 1859 में, तो बंगाली साप्ताहिक पत्र के रूप में किया था इसको। बंगाली साप्ताहिक के रूप में किया था ईश्वरचंद विद्यासागर ने। ठीक है, तो यहाँ जो आपने अभी नाम बताया है मुझे, ईश्वरचंद विद्यासागर जी का नाम है ना, ये आपने नाम यहाँ पे सही बताया है और ये नाम करेक्ट भी है ना, ये नाम करेक्ट है। अब थोड़ा थोड़ा सा हम जान लेते हैं औरों के बारे में। जैसे अगर हम चर्चा करें आपसे, तो राजा राम मोहन राय लिखा हुआ है ये, है ना। और आप भली भांति तरीके से जानते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना सन इन्होंने 1828 में किया था। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए एक अधिनियम बनाया था 1829 में, है ना। और इनकी जो संवाद कौमुदी है, मिरात उल अखबार पत्र है, इन्होंने ये शुरुआत किया था, है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के बारे में, तो इनका नाम बेसिकली भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में लिया जाता है ना, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में। तो इन्होंने एक इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किया था, वो किया था इंडियन नेशनल एसोसिएशन की 1876 में, है ना, इंडियन नेशनल, ठीक है भाई, एसोसिएशन 1876 में, है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि ये कांग्रेस से पूर्व की राष्ट्रीय एक संस्था थी उस पे, और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आईसीएस से या आईसीएस में भेदभाव के मुद्दों को लेकर, आईसीएस का मतलब वही था एक प्रकार से जो संघ या एसोसिएशन था, उसी के बारे में बात हो रही थी। तो इन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भेदभाव के मुद्दों को लेकर संघर्ष किया था, ये बात बताया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। दयानंद सरस्वती जी का नाम तो पता ही है, आप सबको भली भांति तरीके से जानते हो। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो एक नारा बहुत फेमस हुआ था इनका, वेदों की ओर लौटो। तो इन्होंने मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियां जितने भी थी वो उनके बहुत कट्टर विरोधी थे, आप ऐसे कह सकते हो कड़े विरोधी माने जाते थे ये। तो शिक्षा और समाज सुधार के लिए इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक आंदोलन की प्रारंभ किया था। इनकी एक बहुत ही फेमस किताब आई थी, एक सत्यार्थ प्रकाश करके, परीक्षा में आता भी है ये, सत्यार्थ प्रकाश करके। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे प्रतिस्थापित करके नीति आयोग की स्थापना? अच्छा भाई, ये तो आपको पता होगा, योजना आयोग। योजना आयोग। ओके, योजना आयोग। ओके, मतलब भारत सरकार ने योजना आयोग को समाप्त करके उसकी जगह क्या ले लिया? नीति आयोग ले लिया, है ना, यही बात थी। बोलिए। नहीं सर, नीति आयोग को खत्म करके योजना आयोग हैं? हम्म। नहीं भाई, योजना आयोग हटा के नीति आयोग। समाप्त नीति आयोग होगा। है, अभी नीति आयोग है। नीति आयोग तो आपको 2015 में लाया गया था। योजना आयोग की बात अगर हम लोग करते हैं तो 1950 के दौर में, 1950 के समय में, है ना। तो योजना आयोग के स्थान पर, मतलब निम्नलिखित में से किसे प्रतिस्थापित कर दिया और नीति आयोग की स्थान दे दी थी, तो वो था योजना आयोग।
योजना। हाँ, यो था योजना आयोग, है ना। योजना आयोग 1950 में पंडित नेहरू ने पहल किया था इसको। पंडित नेहरू जी ने इसको बेसिकली पहल की थी। और आपको पता होगा ये तो देश के जो देश में पंचवर्षीय योजना है ना, जो पंचवर्षीय योजना है, उसी पंचवर्षीय योजना का ये एक प्रकार का निर्माणकर्ता के रूप में पंडित नेहरू जी को जाना गया था। अब 1 जनवरी सन 2015 को इसे समाप्त कर दिया गया और उसी के स्थान पे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आ गया। ये पैटर्न बन गया। अच्छा, एक है विधि आयोग और वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना आप इंडियन आर्टिकल्स पढ़ेंगे, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के तहत बेसिकली केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संसाधनों का बंटवारे के बारे में बताया गया था। मतलब टैक्स को लेकर और फंड को लेकर, है ना। और हर 5 साल में इसको बेसिकली गठित भी किया जाता, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। मानवाधिकार आयोग है, आप तो जानते हैं 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना हुई थी, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत बेसिकली, जहां मानवाधिकारों के संरक्षण, संवर्धन, उल्लंघन और निगरानी, है ना, इत्यादि चीज़ों पर, यानी जैसे निगेटिविटी वाली जितनी भी कार्य रहेंगे उनको दूर करने की प्रक्रिया में काफ़ी अहम रोल रहा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। एक है विधि आयोग। विधि आयोग कानूनी सुधारों के लिए सुझाव देता है। मतलब ये एक सलाहकार निकाय है जहां सरकार इसके सुझाव को स्वीकार भी कर सकती है और स्वीकार नहीं भी कर सकती है ना। तो साक्ष्य अधिनियम हो गया, दीवानी प्रक्रिया हो गया, दंड संहिता हो गया, है ना। ऐसे शब्द बेसिकली यहाँ पर मेंशन किए जाते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का जो जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 62 का विकल्प होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए एक लास्ट सवाल ले लीजिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अखिल भारतीय कारागार समिति है एक, सन 1957 की। इसका गठन मुख्य प्रयोजन क्या था? इसका जब गठन किया जा रहा था इसका मुख्य प्रयोजन क्या था, बताइए। डी नंबर 4 नंबर था, आदर्श कारागार नियम का मसौदा तैयार है। ओके, देखिए यहाँ आप कह रहे हैं कि आदर्श कारागार नियम पुस्तक का मसौदा यानी प्रारूप तैयार करना, आपने सही जवाब दिया है सर। देखिए अखिल भारतीय कारागार एक समिति है जिसकी स्थापना 1957 में हुआ और उद्देश्य इतना बताया गया कि मॉडर्न प्रिजन मैनुअल को लेकर बात करेगा, यानी उसका एक ड्राफ्ट बेसिकली ये तैयार करता था आदर्श कारागार नियम का। तो ये समिति ना भारतीय जेल प्रशासन में सुधार, है ना, मानवाधिकार आधारित नियम बनाने हेतु गठित की गई थी अखिल भारतीय कारागार समिति, है ना भाई। मानवाधिकार आधारित नियम बनाने हेतु और भारतीय जेल प्रशासन में सुधार हेतु बनाई गई थी अखिल भारतीय कारागार समिति। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ आदर्श कारागार नियम, ठीक है, और एक मसौदा का मतलब होता प्रारूप यानी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बनाया गया है। और ये बात सत्य भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 ही सही जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये देखिए प्रश्न थे, है ना, और इन प्रश्नों को केवल आज यहीं तक रखिए, है ना। मुझे